नमस्कार मित्रों, ऑल इंडिया रेडियो के लिए, आकाशवाणी के लिए आज एक ऐतिहासिक पल था जब एक साथ 91 एफएम ट्रांसमीटर्स का अवलोकन उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके देश को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। दूर से दूर गांव तक, शहरों तक, देश के 18 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में 2 करोड़ की आबादी को इसका लाभ पहुंचाने का काम किया है। एफएम के नेटवर्क को और बड़ा करने का काम किया है। आकाशवाणी का एफएम नेटवर्क आज देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है। और यही नहीं, 1930 में जब इंडियन रेडियो सर्विस शुरू हुई थी और उसके बाद 1936 में ऑल इंडिया रेडियो बना, आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बढ़ा। आज़ादी के समय देश के 6 शहरों में ऑल इंडिया रेडियो की सुविधाएं थी, वहाँ से ट्रांसमिशन होता था। आज मैं कह सकता हूँ 262 स्टेशन देश भर में हमारे हैं। आज हम 23 लैंग्वेजेस, 146 डायलेक्ट में अपने प्रोग्राम्स का प्रसारण करते हैं। और यही नहीं, जो हमारा एक्सटर्नल सर्विसेज डेस्क है वो 11 भारतीय लैंग्वेजेस में और 16 फॉरेन लैंग्वेजेस में और 100 देशों तक इसकी रीच है। ये अपने आप में ऑल इंडिया रेडियो की, आकाशवाणी की ताकत है। ऑल इंडिया रेडियो के 18 एफएम स्टेशंस हैं और 2017 में मोदी जी की सरकार ने इसको एनालॉग से डिजिटल करने का जो निर्णय लिया, उसका भी बहुत लाभ मिला है। आज मैं लेह में हूँ और मुझे याद है पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तब हमने हम्बुतिंगला में लगभग 13,200 फीट की हाइट पर 10 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया था, समर्पित किया था। और इतनी खुशी वहाँ के लोगों के चेहरे पर थी। हमारे सांसद जामयांग जी, हमारे सीईसी के हमारे जो अध्यक्ष हैं, दोनों युवा भी हैं और ये भली भांति जानते हैं, बार बार रेडियो की मांग रखते हैं। आज भी मेरी दोनों से बैठकर चर्चा हुई कि आगे क्या करना है। तो ये जो हम्बुतिंगला का हमारा एफएम का ट्रांसमीटर था 10 किलोवाट का, इससे बहुत बड़ा लाभ मिला है। देश में भी और 5-7 लगते इलाकों में भी हमारे प्रोग्राम्स पहुंच पाएंगे। आज एक और कीर्तिमान स्थापित हुआ है। हमारे नायोमा में वर्ल्ड का हाईएस्ट 4100 मीटर की हाइट पर ट्रांसमीटर लगा है। आप कल्पना कीजिए, लगभग 14,000 फुट की हाइट पर जब ट्रांसमिशन होगी, 7 लगते कई किलोमीटर तक इसका लाभ मिलने वाला है। और हमारे लोगों को एफएम की सुविधा भी मिलेगी, प्रोग्राम भी सुनने को मिलेगा, न्यूज़ भी मिलेगी और अपने कल्चर को आगे बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा। हमने दोनों युवा साथियों के साथ, चेयरमैन साहब के साथ भी और सांसद महोदय के साथ भी और एलजी साहब के साथ बैठ के बात की है कि स्थानीय प्रोग्राम्स को भी बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री जी का बल होता है कि स्थानीय कल्चर को बढ़ावा देना है, तो हम यहाँ के स्थानीय प्रोग्राम्स को भी बल देंगे। इसका और ज़्यादा कंटेंट लोकल बनेगा और प्रसारण भी हर कोने तक पहुँचे, उसको भी हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं मन की बात पर। 30 अप्रैल को 100वां एपिसोड मन की बात का आएगा। यह दुनिया भर में एक इतिहास होगा कि सबसे लंबे समय तक दुनिया के किसी हेड ऑफ स्टेट ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने 100 एपिसोड 9 साल तक देश की जनता को सीधे संबोधित करने का काम किया, मन की बात की है। जन जन तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया है। और गांव गांव पे बैठे छोटे से छोटे व्यक्ति का काम वोकल फॉर लोकल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, नारी शक्ति से लेकर अन्य ऐसी बातों को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक, इन सब को जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया, जन आंदोलन बनाने का काम किया और जनता की आवाज को एक प्लेटफॉर्म आकाशवाणी के माध्यम से देने का काम किया है, मन की बात के माध्यम से किया है।
और 30 अप्रैल को इतिहास लिखा जाएगा। करोड़ों लोग उस दिन इसको देखने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी की आवाज़ सुनने के लिए हर महीने के आखिरी रविवार को उत्सुकता के साथ इंतजार करते हैं। परिवार इकट्ठे बैठते हैं, मित्रगण बैठते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग बैठते हैं, एनजीओज़ के लोग बैठते हैं। प्रसारण देखिए 300 से ज़्यादा तो कम्युनिटी रेडियो सर्विस सेंटर, कम्युनिटी रेडियो सेंटर्स हैं। और हमारे सैकड़ों जो एफएम के चैनल्स देश भर में, वो टेलीविज़न वाले 100 से ज़्यादा टेलीविज़न चैनल ये सब दिखाते हैं। तो इतनी बड़ी व्यूअरशिप और लिसनरशिप शायद ही दुनिया भर में किसी के पास हो। ये सबसे बड़ा नेटवर्क पर भी अगर कीर्तिमान स्थापित होगा तो प्रधानमंत्री जी का होगा। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मुझे आज भी याद है बचपन में हम लोग, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था तो क्रिकेट की कमेंट्री रेडियो पर अधिकतर सुनते थे। मेरे पास आज भी वो ट्रांसमीटर है। मेरे पिताजी एक बार साउथ अमेरिका के टूर पर गए तो बहुत छोटा सा ट्रांसमीटर था, तो लगता था इतना छोटा सा, ट्रैवलिंग के लिए वो खुद भी बहुत ट्रैवल करते थे अपने लिए, और एक मैं खेलता तो मेरे लिए भी वो लेकर आए थे। मेरे पास आज तक वो रेडियो अपने पास मौजूद है और आज तक वो चलता है। और ये मैं 89-90 की बात कर रहा हूँ, 32 साल बाद की। और क्रिकेट को पॉपुलर करने का काम अगर किसी ने किया तो रेडियो का एक बहुत बड़ी भूमिका है, और कमेंट्री की बहुत बड़ी भूमिका है। कमेंट्री ना हो तो क्रिकेट भी फीका लगता है, तो उसमें रेडियो का एक बहुत बड़ा योगदान है। ना जाने रेडियो का कहाँ कहाँ योगदान है, लेकिन इसकी ताकत टेलीविज़न आने के बाद, इंटरनेट आने के बाद, ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद भी कम ना हो। इसकी ताकत को बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और मैं आशा करता हूँ उनका आशीर्वाद हमें आगे भी ये मिलता रहेगा, और हम भी देश की कला, संस्कृति, साहित्य इसको भी बल देते रहेंगे, देश के लोगों की उपलब्धियों को भी बताते रहेंगे, और न्यूज़ को भी लोगों तक समय पर पहुंचाते रहेंगे। आप सब जुड़े, आपका धन्यवाद। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर देने के लिए आपके समक्ष हूँ। सर, यथेरन रेडियो का बहुत बड़ा रोल रहा है, खासकर लद्दाख जैसी जगहों पे मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी की वॉइस को उठाने के लिए। मेरा सवाल ये है सर, जैसे ऑल इंडिया रेडियोस लद्दाख के अंदर मुख्तलिफ रेडियोस हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं डीडी और ऑल इंडिया में, तो असाइनमेंट बेसिस पे काम करते हैं। उनकी मांग है कि उनको या तो कॉन्ट्रेक्चुअल पे लिया जाए या परमानेंट किया जाए। दूसरी जानिब सर, ऑल इंडिया रेडियो करगिल की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया रेडियो करगिल स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, और वहाँ के लोगों की डिमांड है कि ऑल इंडिया रेडियो को करगिल को एम्पावर किया जाए। इससे पहले वहाँ पे एक डीडीजी का पोस्ट हुआ करता था, अब डीडीजी के पोस्ट को भी शिफ्ट किया है, तो लोग मांग कर रहे हैं कि डीडीजी के पोस्ट को भी दिया जाए, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमने एलजी महोदय से, सांसद महोदय से और चेयरमैन महोदय से, तीनों से मिलके और डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलके बैठ के बातचीत की है। मैं आपके पास आने के बीच में जो आधा घंटा बैठा था वो उसी काम पे बैठा था कि इस पूरे क्षेत्र में हमें और क्या करना है, और हमने उन बातों को बड़ी गंभीरता से सुना है, और डिपार्टमेंट उस पर निर्णय करेगा समय पर एक एक करके। जिन चीज़ों को भी, जैसे मैंने आपको कहा कि लोकल कला संस्कृति से जुड़े हुए जो प्रोग्राम्स हैं वो और कैसे अच्छे बन पाएँ, किस तरह के बने, उस पर भी हम काम करेंगे। स्थानीय कलाकारों को और अवसर मिले, हम उसमें भी काम करेंगे। हमारा नेटवर्क और बढ़े, हम उस दिशा में भी काम करेंगे। तो आप आने वाले समय में बदलाव देखोगे इस पर। और हम यहाँ तो इसलिए करेंगे भाई कि प्रधानमंत्री जी ने तो लेह लद्दाख को वो दिया जो सालों से मांग थी, यूनियन टेरिटरी का दर्जा ही दे दिया, और यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दी। यहाँ पर इतने और काम चल रहे, जो सोलर पार्क भी यहाँ पे बनेगा, वो अपने आप में देखिए इतनी बड़ी योजना भारत सरकार ने दी है। ट्रांसमिशन लाइंस यहाँ से इवैक्यूएट करना पावर को, हज़ारों करोड़ रुपए का खर्चा, शायद 19,700 करोड़ का वो खर्चा केवल ट्रांसमिशन लाइंस का ही है, उसके लिए भी किया है। तो इसको तो एक हब बनाएंगे टूरिज्म का, यहाँ के कल्चर को दुनिया भर में पहुँचाने के लिए काम करेंगे। रेडियो क्या, टेलीविज़न पे भी हम लोग काम करने वाले हैं। सर, पीएम मोदी जी का यही हमेशा से एजेंडा रहा है, कवर द अनकवर्ड, जैसे वो बताते आए हैं। तो इसमें जैसे आप ट्रांसमीटर, जैसे जगह जगह पे जहाँ रूरल एरिया से जहाँ लोग सुन नहीं पाते न्यूज़ को, उतना अनएम्प्लॉयमेंट का भी थोड़ा इश्यूज है। तो क्या इसमें ज़्यादा युवाओं को लिया जाएगा, क्या उनको ज़्यादा काम मिल सकता है इस माध्यम से? देखिए, भारत के युवा बहुत प्रतिभाशाली हैं,
और उनका जो कंटेंट है। आज देखिए, मैंने जो एक बात कही प्रधानमंत्री जी के पहले संबोधन में, उनके स्वागत में, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी को सुनने वाले मन की बात के कौन लोग हैं? 100 करोड़ लोग सुनते हैं जिन्होंने कभी ना कभी सुना है। 23 करोड़ तो लगातार सुनते हैं हर एपिसोड को, और 62% युवा 19 साल से 29 साल की उम्र वाले। तो युवाओं के ही दृष्टि से कार्यक्रम चाहता हूँ, लेकिन समाज में बहुत सारे वर्ग हैं, बुजुर्गों के लिए भी चाहिए, महिलाओं के लिए भी चाहिए, किसानों के लिए भी चाहिए, लेकिन युवाओं की भूमिका उसमें बढ़ चढ़ कर हम सुनिश्चित करेंगे। सर, एक पर्सनल क्वेश्चन थोड़ा आपसे पूछना चाहेंगे। आप 4 टाइम के एमपी हैं, हमीरपुर से आते हैं, दिल्ली में आपको सरकारी आवास मिला हुआ है। आपके जो पर्दे हैं उनका प्राइस क्या होगा, और जो आपके घर की टाइल्स लगी होती हैं उनका प्राइस क्या होता है? जो टीवी आप देखते हैं वो कितने करोड़ का सब ले रखा है आप लोगों ने? ये काफी चर्चा में है सर, तो मैंने कहा थोड़ा आपसे भी जानने की आप पर्सनल। तो दिल्ली वाले आके लेह में भी दिल्ली को नहीं भूलें, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कांड ही ऐसा कर दिया है जो भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ के चले गए। कांग्रेस को जो कई वर्ष लगे होंगे करने में, उन्होंने बहुत कम समय में कर दिखाया है। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस कहा जाता है, लेकिन उसको भी पार करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने करने का किया है। अरे 2 करोड़ रुपए का केवल मार्बल ही घर पे लाओ और 3 करोड़ रुपए लेबर लगाने पे कर दो, 5 करोड़ रुपया, 45 करोड़ रुपया रेनोवेशन पे खर्च हो, और जो मार्केट में टीवी 3,80,000 रुपये का मिलता है वो आप 10-10.5 लाख रुपए का खरीदो एक टीवी। आप ये मत सोचना पूरे घर के। दिल्ली के गरीबों को एक भी शौचालय बना के अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं दिया। अपने घर में 15 शौचालय इटालियन मार्बल या पता नहीं क्या क्या लगाकर बनाए हैं। ये अपने आप को आम कहते हैं, आम आदमी। अगर 45 करोड़ का महल बनाने वाले ये आम हैं, और कितनी जगह इन्होंने और खाली करा के अपने बंगले को बड़ा किया, कितने स्विमिंग पूल बनाए, ये बहुत सारी जानकारियां अभी आपके सामने आनी बाकी है। ये देश जानना चाहता है कि भ्रष्टाचार शराब के में तो किया, स्वास्थ्य में भी किया, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां किया हो। अपने घर की रेनोवेशन में भी करोड़ों रुपए का घोटाला कर गए। लेकिन पर्दे पे मैं आना चाहता हूं। एक गाना था, ये पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ जाएगा तो भेद खुल जाएगा। वहां पर्दा उठने पर भेद खुलना था, यहां पर्दे की कीमत पे भेद खुल गया है। मेरे घर में तो भाई कोई 10 लाख रुपए का पर्दा नहीं है, एक एक पर्दे 10-10 लाख रुपए के। क्या आपके घर में है किसी के 10 लाख रुपए का पर्दा? तो आप कल्पना कीजिए कि कितनी हेरा फेरा हुई होगी, जहां टेलीविजन की, शौचालय की, मार्बल की, और लकड़ी की दीवारें 8-8 करोड़ रुपए की लकड़ी की दीवारें हैं। लद्दाख में लकड़ी का ही काम होता है, आपके घर पे तो नहीं? जामयांग जी, कोई 8 करोड़ रुपए की लकड़ी, आपके चेयरमैन साहब कोई 8 करोड़ की लकड़ी की दीवार पर नहीं? सर 8 करोड़ हमें दे दे, हम एक यूनिवर्सिटी बना देंगे। सर, जैसे डीएनए कहा जाता है, डेमोक्रेसी इंडिया का नंबर 1 माना जाता है, तो कुछ ऐसे भी नोशंस हैं जहां मीडिया को कहते हैं कुछ इश्यूज पे बोला नहीं दिया जाता है, तो उस पर क्या कमेंट करेंगे सर? क्या इसको रूमर कहेंगे, या इसको ऐसे ही बोला जाता है, या किस तरह से इसको पेश किया जाए? देखिए, भारत का लोकतंत्र की ये खूबी है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी, दूर से दूर गांव में बैठा व्यक्ति भी अपने मन से, अपनी इच्छा से वोट डालता है। नहीं तो कांग्रेस के लाखों करोड़ के घोटाले के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। ईमानदार व्यक्ति को चुना जब ये कहते थे चाय बेचने वाला है। और मैं आपके सामने इस बात को कह रहा हूं, देखिए क्या क्या नहीं कहा मोदी जी के लिए। सोनिया जी ने कहा मौत का सौदागर, कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने कहा नीच, किसी ने कहा बिच्छू, किसी ने कहा कुत्ते की मौत मरेगा, किसी ने कहा मोदी की कब्र खोद दो, और कल जहरीला सांप कह दिया खड़गे जी ने। यानी कि सोनिया गांधी जी ने जो कहा था, खड़गे जी उससे भी आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। होड़ लगी है कांग्रेस में कि मोदी जी को कितनी नीचा दिखाई जाए, कितने अपशब्द कहे जाएं, कितना अपमानित किया जाए, और मोदी जी की कब्र खोदने वालों की कांग्रेस में कोई कमी नहीं है, ये साफ देखने को मिलता है।
राहुल गांधी जी विदेशी धरती पर जाकर भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ काम करते हैं और देश के अंदर पिछड़े समाज को अपमानित करते हैं और मोदी जी को अपशब्द कहने का काम करते हैं। लोकतंत्र में मर्यादा कहीं ना कहीं होनी चाहिए, नीतियों पर चुनाव होने चाहिए, ना कि व्यक्तिगत बयानबाजी पर, और वो भी इतना ओछे बयान और इतने अपशब्द कहकर। ये भारत की जनता कभी स्वीकार नहीं करती। ये कांग्रेस का एक के बाद दूसरा चुनाव हारना, ये उनकी छटपटाहट बौखलाहट दिखाता है। तभी तो ऐसे अपशब्द निकलते हैं और अपमानित करने का काम प्रधानमंत्री को करते हैं। कर्नाटक की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। और ये जो जहरीला सांप कहा है, मौत का सौदागर कहा है, नीच कहा है, ये हर बार इस पर मुंह तोड़ जवाब दिया जनता ने, इस बार भी जवाब देगी। और जहाँ तक मीडिया की बात है, मीडिया स्वतंत्र है, पूरी तरह से स्वतंत्रता है, जिसको जो लिखना है वो लिखता है, करता है। लेकिन मैं वहाँ पे कहूँ, इनकी कौन करता है? अखबार वालों के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनकी स्वयं सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी है। इसी तरह टीवी चैनल की भी सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी है। सरकार का हस्तक्षेप कहीं पे नहीं होता है। कर्नाटका में बीजेपी की क्या स्टेटस है? बहुत अच्छा है। जैसे हमने उत्तर प्रदेश जीता, उत्तराखंड जीता, मणिपुर जीता, गोवा जीता, त्रिपुरा जीता, असम जीता, नागालैंड जीता, अब हम कर्नाटक भी जीतने वाले हैं। सर, पहलवानों का फिर से तो अभी वहाँ पे धरना जारी है। उन्होंने सब पर आरोप लगा दिए, किसी को भी नहीं छोड़ा, मंत्रालय हो या आईओए हो, बोले कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है हमें। आप लोगों ने तो पूरा सपोर्ट किया, मीटिंग्स पे मीटिंग्स की है, मगर वो बोल रहे हैं कोई सुन ही नहीं रहा हमारी। देखिए, पिछली बार भी मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से मिला, भारत सरकार की खेल सचिव मिली, हमारे अधिकारी मिले, मैं भी कई घंटों तक, एक दिन नहीं 2 दिन उनसे मिला। उनसे बातचीत करके कमेटी का गठन किया गया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का, ओवरसाइट कमेटी का। उस कमेटी के सामने जितने लोगों को पेश होना था सबको अवसर दिया गया। और अवसर देने का मतलब यह है कि जिसको जो भी बात रखनी थी वो रखें। जब ये कमेटी बनी, उस कमेटी में भी महिलाओं को ही ज़्यादा तादाद में रखा गया, और इसलिए था कि महिलाओं के सामने महिला अपनी बात खुलकर कर सकती है, और सबको अवसर दिया गया। अब उस ओवरसाइट कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशंस थी, वो पूरी रिकमेंडेशंस में जो एक पार्ट है उसमें यह भी था कि निष्पक्ष चुनाव हो, जो इनकी मांग भी थी खिलाड़ियों की। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को हमने वो अधिकार दे दिया। पहले भी ऐसा ही होता था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करती थी। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कल अपनी एक कमेटी भी गठित कर दी, एडॉक कमेटी। अब वो एडॉक कमेटी 45 दिन के अंदर चुनाव करवाएगी, नई संस्था को चुनेगी, एक रिटायर्ड जज उसके कराने के लिए नियुक्त किए जाएंगे। ये पूरी कमेटी, वहाँ पर सिलेक्शन हो, टूर्नामेंट का आयोजन हो, उसको लेकर निर्णय हो, और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर कोई भी खिलाड़ी हो, लड़का लड़की अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, उसका गठन भी करवा कर देगी। तो सारे कदम उसी दिशा में है, सारे कदम उसी दिशा में है। एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया जब कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद जो जो कदम उठाने उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। और जहाँ तक एफआईआर की बात है, ये धरने पर बैठने से पहले भी, या उस समय जब आंदोलन किया उस समय भी, उससे पहले भी आप किसी भी पुलिस स्टेशन पे जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते थे, उस पर कहीं रोक नहीं थी। सर, हिमाचल की जो असेंबली इलेक्शन तो बीजेपी हार गया, आप एनसी का इलेक्शन आने वाला है, किस तरह से देखें? जीतेंगे। कॉरपोरेशन हमने पहले भी जीती, स्मार्ट सिटी हमने शानदार बनाई है, और 6500 करोड़ रुपया खर्च करके शिमला का और धर्मशाला का जो विकास हुआ है। देखिए, शिमला में तंग सड़कें थी, चौड़ी सड़कें बनी, पैदल चलने के लिए जगह नहीं थी, फुटपाथ बना दिए, वहाँ पर लाइटें लगा दी, वहाँ पर सौंदर्यकरण कर दिया। वहाँ पानी की समस्या थी तो 70 करोड़ की एक स्कीम बनाकर पानी की समस्या को दूर किया। 1813 करोड़ रुपए की हमने वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्ट मंजूर करा दिया, काम चल रहा है। और अब 24 घंटे 7 दिन पानी मिलेगा, और 40,000 लीटर पानी मुफ्त हर परिवार को मिलेगा। 50% कूड़ा पे जो टैक्स लगता था इकट्ठा करने पे, उसको माफ़ी हो जाएगी। एक निगम एक टैक्स होगा, अलग अलग टैक्स नहीं होंगे, तो जीवन और आसान होगा, ईज ऑफ लिविंग। टूरिज्म बढ़ाने के लिए हमने पार्किंग 2000 की पहले आईजीएमसी के साथ कर दी थी, 700 की और बना रहे हैं।
और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ और बनाएंगे। हमने अब 1556 करोड़ रुपए का 1556 करोड़ रुपीज़ के ये जो अपनी केबल कार है वो स्मार्ट सिस्टम हम पूरे शिमला भर के लिए बना रहे हैं। पर्वतमाला योजना के अंतर्गत एनडीबी से हमने उसको मंजूर भी करवा दिया है, अब उसका एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। ये सारे काम शिमला को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, क्योंकि शिमला पहाड़ों की रानी भी है और पहाड़ों की रानी और सुंदर हो और आकर्षित हो करे लोगों को, पर्यटकों को, उस दिशा में काम करेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी का मेयर और कॉरपोरेशन बनेगी। सर, आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी, स्पोर्ट्स को आगे लेने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो लद्दाख के अंदर रहबर खेल स्कीम के तहत स्पोर्ट्स फील्ड में जो फिजिकल टीचर्स को, देखिए राज्य का विषय है, उस पॉलिसी पर राज्य को ही निर्णय करना है, वो वही करेंगे। मैं थोड़ा सा बता दूं, जिस तरह बताया जम्मू कश्मीर सरकार का एक पॉलिसी आया था रेबरे खेल का, उसमें लद्दाख का 98 ऐसे युवा जो काम पे अभी लागू है, इस पे उनका मांग है उनको रेगुलराइज किया जाए। 7 साल होने पर रेगुलराइज करना सरकार का जो आज तो जम्मू कश्मीर सरकार का निर्णय था, अभी 7 साल होना बाकी है, तो इसको हमने पार्लियामेंट में उठाया और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से भी चर्चा किया है, इस पे काम आगे बढ़ रहा है। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी परमिशन सर खत्म, समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वैसे हम तीनों एक जैसे दिखते हैं, मैं सामने देख रहा हूं।